बताने का तरीका छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, वो आपकी दिमागी सोच है। अब बच्चे को समझाइए अपनी आर्थिक स्थिति या अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति यहाँ तक ही है। संवाद, मेरी बात सुनिए भाई उत्कर्ष जी, अगर संवाद वाली प्रक्रिया चालू हो गई, ये बहुत जरूरी प्रश्न है आपने आज मैं समझता हूँ पूरे पॉडकास्ट का निचोड़ है यहाँ पर जी। बाप बेटे का संवाद नहीं, भाई भाई का संवाद नहीं, समाज में एक दूसरे रिश्तेदारों का संवाद नहीं। संवाद पहले हो जाता तो ये सारी चीजें पहले ही बंद हो सकती थी, यहाँ तक बात ही नहीं पहुंचती। दुनिया की तमाम समस्याएं बराबर। मित्रों, जो पॉडकास्ट सुन रहे सुनिए, अगर संवाद वाली प्रक्रिया चालू हुई वाली, मैं किसी पार्टी के पक्ष की बात नहीं करता, पेरेंट्स को गुरुजनों की इज्जत करनी है, ठीक है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण ऐसा कहा। तो आजकल एक माँ सबसे बड़ी गलती कर रही है, बड़ी से बड़ी गलती कर रही है। बच्चा दूध नहीं पीता है, मोबाइल रोक देंगे तो क्या वो आगे? नहीं, ये सब बेकार की बात है, वो संभव नहीं है। शहर वालों से मरवा, शहर वाले स्वस्थ नहीं रह सकते। शहर जीवन के एक नए सफर में आपका स्वागत है लाइव वंस विद उत्कर्ष पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर माता पिता, हर शिक्षक और हर युवा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चों और युवाओं में घटता अनुशासन और बढ़ती आक्रामकता। आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चों और युवाओं के व्यवहार में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बढ़ता तनाव, सोशल मीडिया का प्रभाव, मोबाइल की आदत, करियर प्रेशर और कहीं ना कहीं परिवार से होता कम संवाद, इन सब चीजों का असर हमारी नई पीढ़ी पर पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या इसके लिए मोबाइल और सोशल मीडिया जिम्मेदार है? क्या पेरेंटिंग का तरीका बदल गया है या फिर हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल चुकी है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम करेंगे खुलकर और बेबाक बातचीत। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुभाष चंद्र भट्ट। नमस्ते उत्कर्ष जी, आपने एक मेरा अच्छा विषय पॉडकास्ट के लिए लिया है। बेसिकली तो मैं पेशे से चिकित्सक हूं। इस समय हम जहां चलते हैं, आप आजकल देख रहे होंगे युवाओं का अभी भी दिल्ली में बड़ा शोर शराबा, हर जगह युवा ही आगे हैं। लेकिन मूल विषय आपने जो बताया कि बच्चों और युवाओं में घटती अनुशासनहीनता और आक्रोश, अनुशासनहीनता घटती है, आक्रोश बढ़ता है। जैसे मैं आप देख पा रहा हूं कि कुछ अखबार में और आप ये लिखते रहते हैं। वैसे तो आप पेशे से चिकित्सक हैं और आपके हमने अखबार में, न्यूज़पेपर में बहुत सारे पढ़े हैं जो स्वास्थ्य के संबंधी होते हैं, लेकिन ये कुछ अलग टॉपिक है। इसके बारे में आपको प्रेरणा कहां से मिली? देखो, एज ए गेस्ट राइटर राजस्थान पत्रिका में मैंने लिखा था, बच्चों और युवाओं में घटता अनुशासन, बढ़ती आक्रामकता। इस विषय को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। आज के युवाओं में जिसे भी देखो, बहुत कम युवा ऐसे मिलेंगे जो सहज हों। सभी किसी न किसी तरह के टेंशन में, किसी न किसी तरह के उनके मन के अंदर कोई आक्रामकता है, किसी न किसी तनाव के साथ जीते हैं। और क्योंकि मेरे साथ वो एज ए पेशेंट भी आते हैं और अपनी तनाव की भी बात करते हैं। मैं हर पेशेंट से एक अपनत्व के साथ बात करता हूं, तो वो अपनी बात भी मेरे से शेयर करते हैं। और यही वजह है कि युवा और बच्चे मुझसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। बुजुर्ग तो खैर है ही, मेरी उम्र के मुझसे बड़े, लेकिन युवाओं से भी मेरा स्नेह है। तो मैंने जब देखा कि ये इस तरह से परेशान हो रहे हैं, तो मैंने जाना कि इसके पीछे कारण क्या है। मूल कारण इसके पीछे, अभी आप बोल रहे हैं मोबाइल और पेरेंटिंग वगैरह, वो सब सामान्य बात है। सबसे बड़ी समस्या इसके अंदर ये है, युवाओं के अंदर बहुत महत्वाकांक्षा हो गई है। आप पेरेंटिंग की बात करते हैं, अब पेरेंट्स के सामने भी समस्या है, क्योंकि उनके एक या दो बच्चे होते हैं, तो वो सभी इच्छा रखते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बने। जी, ठीक है।
तो अब सबके लिए समस्या, सबके लिए तो संभव तो है नहीं, लेकिन माँ बाप की, पेरेंट्स की, टीचर की, सबकी ये इच्छा रहती है कि वो बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने, जो अपने परिवार की, अपने देश की, अपने गांव की सबकी जिम्मेदारी वो समझे। और क्योंकि इस चीजों पर वो आते नहीं है, इसलिए उसके अंदर क्या है, आजकल आप देख रहे होंगे कंपटीशन परीक्षा, ये वो को मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, उनकी महत्वाकांक्षा उसके अंदर इतनी भर दी गई है, कंपटीशन की भावना, मुझे उससे आगे बढ़ना, मुझे उत्कर्ष जी से ज्यादा नंबर लाने, उत्कर्ष जी अगर 98 लाते हैं तो मुझे 99 लाने, उत्कर्ष जी 99 लाने तो मुझे 100 लाने, उत्कर्ष जी 100 लाने तो मुझे 100A लाना है। लेकिन ये बात तो पेरेंट्स पे भी ऐसा है कि पेरेंट्स का प्रेशर भी बच्चे पे रहता है कि भाई उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपके भी नंबर अच्छे आने चाहिए। इसमें आपका क्या कहना है? देखो, आने Parents तो का pressure चाहिए, तो बच्चे पे है। हर पेरेंट्स चाहता है जी। कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे अंक लाए, ठीक, लेकिन उसके अंदर फिर देखिए कंपटीशन की भावना अलग है, लेकिन उसके अंदर पेरेंट्स एक तनाव भी डाल रहे हैं उसके अंदर। जी, ठीक, पेरेंट्स को यह होना चाहिए कि वो बच्चा विषय को पूरा समझे, न कि उत्कर्ष जी से नंबर ज्यादा लाए। अगर विषय समझेगा, चलो मैं छोटी बात करता हूं, आप पंक्चर बनाने वालों की बात करते हैं, कोई करते हैं, लेकिन हम देखते हैं ना, छोटा सा काम है, सामान्य काम है, बिना पढ़ा लिखा भी पंक्चर लगाता है, लेकिन अगर वो पंक्चर को समझेगा तो बहुत अच्छा पंक्चर लगाएगा और उसके बाद भीड़ रहेगी, बहुत अच्छा कमाएगा। जी, एक सामान्य आदमी टाई वाई लगाकर किसी फैक्ट्री कंपनी में जाता है, 5-6 हजार रुपये मिल जाते हैं, लेकिन पंक्चर वाला महीने के 20-25 हजार से 50 हजार भी कमा लेता है। वो स्किल डेवलप होती है, वो विषय को समझ गया। माँ बाप को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, शिक्षकों को चाहिए, बच्चा विषय समझे, कंपटीशन नहीं। तो ये तो यही बात है ना कि जैसे बच्चे में क्या क्रिएटिविटी है, बच्चे को क्या करना है, उसी पे माँ बाप को भी प्रेशर मतलब फोकस करना चाहिए। लेकिन जो नंबर की हम बात करें, जैसे कि हमने अपने नंबर की बात की, तो इसमें तो है कि जैसे उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं और आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो बच्चे पे अब एक प्रेशर बना रहे हैं जिससे वो खुलकर आगे मतलब आगे की सोच नहीं पाता, उसको बस एक ही फोकस रहता है कि मेरे को इससे ज्यादा नंबर चाहिए। देखो ये बात ठीक है, नंबर चाहिए, लेकिन बच्चों को हमको समझाना होगा ना कि भाई तू मूल काम तो करने। भाई मेरी बात सुनो, इस जिले में आईएएस कितने हैं? मुश्किल से 2 या 3 है, और जिले का हर पेरेंट्स समझता है कि मैं मेरे बेटे को आईएएस बना दूं, बिल्कुल, मेरे बेटे को डॉक्टर बना दूं, बिल्कुल, ठीक है, मेरे बेटे को शिक्षक बना दूं। गांव में कितने शिक्षक है? ठीक है, मुश्किल से आपके विद्यालय में 15, 20, 25 शिक्षक होंगे, गांव के बच्चे तो 100-200 हैं। जी, तो हमें अपना एक पेशा जो है उसको चयन करने में बड़ी सावधानी रखनी है। अभी से जब बच्चा है उसको अब होने दो ना, 20-25 साल का होने दो, कॉलेज उसको पढ़ने दो, बाद में सोचेगा मुझे क्या करना। पहले तो तू कॉलेज तक जो मूल विषय है वो पढ़ो ना। आपने हिंदी लिया तो हिंदी पढ़ो, विज्ञान लिया तो विज्ञान पढ़ो। आप तो विज्ञान लेते ही सोचते हो कि मैं तो नासा में चला जाऊंगा। पहले मूल भैया विषय तो समझो। आप कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स समझो, अंग्रेजी तो अंग्रेजी की बात समझो। क्यों आप सीधे शेक्सपियर की तरह नाटक लिखना चालू कर देते? मेरा मूल विषय आप जो पढ़ते हैं, जो विषय है, मैं शिक्षकों से भी ये कहता हूं, मैं निवेदन करता हूं पेरेंट्स से कि आपका बच्चा अगर 8वीं है तो 8वीं क्लास में तो 8वीं क्लास तक सोचे, 10वीं में है तो 10वीं तक सोचे। क्यों 10वीं में है और आप उसको नासा में उड़ाते हो? क्यों 12वीं में है और आप उसको डायरेक्ट एम्स वगैरह में भेजते हो? उसको बीए होने दो, उसके अंदर उस लेवल की समझ तो डेवलप होने दो कि वो आगे क्या कर सकता है। जी सर, इसमें क्या है ना कि पेरेंट्स का भी तो एक है ना कि पेरेंट्स है वो बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हैं। जो अगर पेरेंट्स ही समझे कि बच्चा इतने टाइम पढ़े और उसके अलावा जो टाइम बच रहा है बाकी वहां पे वो अपना दूसरा स्किल डेवलपमेंट करे, इससे ये तो पता चलेगा कि बच्चे को और किस चीजों में इंटरेस्ट है। ऐसा तो नहीं कि हम उसको कॉलेज के बाद में ही जाके उसको बताएं कि ये तभी उसको सेलेक्ट करना है कि आगे क्या करना है। आपकी बात ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप दिखने लग जाता है। जी, वो किस में इंटरेस्ट, उसको कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप गांव में रहते हो, आपका बच्चा अगर काम करता है और आपके साथ खेत में भी आता है और खेत में भी आपके साथ मदद करता है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करने लगता है, तो आप समझिए कि उसकी रुचि खेत में भी है। बिल्कुल, ठीक है, अगर आप जॉब करते हो, आपके साथ वो जॉब में भी आता है, आप कोई दुकान करते हो, दुकान पर भी बैठता है, तो आप उसकी रुचि तो अपने आप डेवलप हो जाती है, आपको अपने आप पता लगेगा। एक बात बताऊं मैं आपको जी, खास करके जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं जी, उन पेरेंट्स से मैं उनको कहता हूं कि वो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है, अपन 12वीं के लेवल से चालू करते हैं, कॉलेज में मैं बाद में आता हूं जी, वहां के गुरुजन जो कि उसके खास हों, उनको एकांत में ले जाकर पूछे कि साहब मेरा बेटा क्या कर सकता है,
ठीक है। गुरु माँ का दूसरा रूप होता है, आपको बता दूंगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है 100 बच्चे हैं तो वो 100 बच्चों की माँ है, उसको एक एक बच्चे का पता है। ये बात अलग है कि वो व्यक्त नहीं करता, लेकिन उनको एक एक बच्चे का पता है कि वो बच्चा बाद में क्या कर सकता है, बच्चे का जीवन भविष्य कैसा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल। कोई भी गुरु हो, आज का गुरु हो या गुरु द्रोणाचार्य के समय में चले जाइए, गुरु गुरु है। और गुरु सरकारी विद्यालय को है, प्राइवेट का हो, वो हर बच्चे की माँ की तरह उसको कान में पूछो आप कि मेरा बेटा क्या कर सकता है। उसके बाद आप अपनी भावना बनाओ कि मैं उसको कहां भेजूं, वो आपको बता देगा, सीरियसली बता देगा। देखो अंक लाना अलग बात है। मैं विद्यालय में कहता हूं, गुरुजनों से भी कहता हूं, मेरी बात को आप नाराजगी से मत लेना। अंक लाना अलग बात है। आजकल 90, 95%, 99, 100% अंक बनना अलग बात है। किसी जमाने में 60 से ऊपर ही बच्चा नहीं पहुंच पाता था जी। ठीक है। तो कैसे बनते हैं क्या है, मैं उस पर चर्चा टिप्पणी नहीं करूंगा। अंक लाना अलग बात है। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, आप उस गुरु से पूछिए कि मेरे पुत्र से आपको क्या अपेक्षाएं हैं। वो आपको बता देगा कि साहब आपके बच्चे को आप एक्स्ट्रा कोटिंग दिलवा दीजिए, वो आगे बढ़ेगा। वो आपको मार्गदर्शन देगा, आप उसके अनुसार काम करो। जी बिल्कुल। आप अपनी बात मत थोपो, आप जिस विद्यालय में पढ़ता है पहले उन गुरुजनों से राय लो। बिल्कुल सही है। वैसे मैं आपसे एक और बात ये जानना चाहूंगा कि क्या आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है, आप ऐसे बच्चे से मिले हैं जो प्रेशर के कारण आक्रामक हो गया है और उसको आप सही रास्ते पे लाए हैं? आपको कोई ऐसी फैमिली मिली है? ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम इस टॉपिक पे आज बात करें? देखो मैं बताता हूं, मैं जहां सेवाएं देता था जी। कुछ बच्चे थे, मेरे बेटे के साथ ही पढ़ते थे वो, तो मैं पढ़ाता था उनको। उन बच्चों को मैं एक पैराग्राफ अखबार का, किताब का नहीं, अखबार का पढ़वाता था। फिर वो उनको कहता था तुम दौड़ के चक्कर लगा के आओ या 5 मिनट बाद खेल कर आओ। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो पूरा पैराग्राफ एज इट इज वापस सुना देते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थे जी। ठीक है। लेकिन बाद में उनको सही गाइडेंस नहीं मिला, मार्गांतरण हो गया और वो ऐसे भटक गए कि उनका जीवन, अब पॉडकास्ट पर कहना ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है वो मेरे को सुने, वो जाने कि मेरे बारे में बोल गए। जरूर, बिल्कुल। ठीक है। तो वो उनका जीवन उस स्तर का नहीं हुआ, अदरवाइज वो बहुत अच्छे किसी कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते थे, आईएएस जैसे हो सकते थे, कोई भी ऐसा एग्जाम वो निकाल सकते थे, उतनी उनकी इंटेलिजेंस थी। ऐसे 3-4 बच्चे थे। तो ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? क्या संगत का असर था या पेरेंटिंग इसमें आती है या उन्हीं का दोष है? सबका असर है जी। देखो अपन बात करते हैं बच्चों की, संगत का असर तो पहले ही है, पेरेंटिंग का भी असर है। पेरेंट्स ने बराबर ध्यान नहीं दिया, संगति भी ऐसी मिल गया। बच्चों में तो कह नहीं सकते, 12वीं क्लास के स्टूडेंट या कॉलेज में भी है तो जो हॉस्टल में साथ रहेगा, जो कक्षा में साथ रहेगा, वो बच्चा उसके साथ ज्यादा रहेगा। तो उसकी संगति ऐसे कम पढ़ने वाले बच्चों से हो गई, उद्दंड से बच्चों से हो गई, और वो उनका जो गेम था अच्छे वाला, वो फिर उद्दंडता की ओर बढ़ता गया। फिर वो धीरे धीरे विद्यालयों से निष्कासित करने तक की नौबत आ गई। उनके लिए मेरे को हाथ जोड़ने पड़े कि भी अच्छा बच्चा है। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं, अनुशासन, अपन बात कर रहे थे अनुशासनहीनता की। अनुशासनहीनता मूल मुद्दे पर आते हैं अपन जी। अनुशासनहीनता क्यों आ गई, अपन मूल बात करते हैं। अनुशासनहीनता आने का मुख्य कारण ये था, उन बच्चों में जो मैंने आपको बताया, पहले वो अच्छा पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे वो ध्यान भटकता गया। फिर उसको जो भी मिला वो उसको कहता रहा, पहले तू होशियार था, अब ऐसे कैसे हो गया? पहले तेरे 10 में से 10 नंबर आते थे, पहले तो पूरा पाठ पढ़ के सुना देता था, कविता याद कर रहा था, अब ऐसा कैसे हो गया? तो उसके अंदर, दिमाग के अंदर एक विकृति आती गई, उच्छृंखलता आती गई। ऐसे वो फिर उन लोगों की अवहेलना करने लगा। जैसे टीचर है, शिक्षक ने पूछा कि तू अब याद क्यों नहीं करता, तू पढ़ता क्यों नहीं? जैसे माता पिता भी उससे पूछते थे तेरे में क्या हो गया, लेकिन वो संगति माता पिता पहचान नहीं पाए, क्योंकि उसके अंक आने लगे। माता पिता ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, विद्यालय में गुरुजी भी उसको डांटने लगे, तो धीरे धीरे उनका दिमाग पढ़ने से हटके शैतानी पर लग गया। बच्चे, इसलिए मैं शैतानी कहूंगा, ठीक है, आक्रामक होते गए वो। फिर किसी बच्चे को पीट देना, बराबर। ऐसे ही बच्चे बड़े होकर महाविद्यालय में जाएंगे। महाविद्यालय यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। महाविद्यालय में तो उनको और बड़े आजादी मिल जाएगी, खुली छूट मिल जाएगी। वहां खाने वाले, पीने वाले,
गुलछर्रे उड़ाने वाले सब तरह के दोस्त मिलेंगे। तो क्योंकि बाल्यकाल से उनके अंदर पढ़ाई का लेवल तो रहा नहीं, पढ़ाई का उनका सोचने का जो तरीका था वो बैठा नहीं। महाविद्यालय में जाकर उन लोगों की दोस्ती और बड़े लोगों से हो गई। अब वहां कुछ गुंडा टाइप के भी होते हैं, शराबी होते हैं, हर तरह के बिजनेस कॉलेज में होते हैं, ड्रग्स लेने वाले भी होते हैं जी। गुटखे खाने वाले भी होते हैं। ऐसों के साथ रहकर उनका पढ़ाई से मन हट जाता है, फिर डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। किसी के भी सामने होना, कॉलेज में शिक्षकों के सामने होना, मारामारी करना, हाथापाई करना। आजकल के बच्चे कभी कभी तो छोटे मोटे हथियार भी चला लेते हैं। आम बात हो गई आपने आजकल। पूछा था ना, मेरे दिमाग में बात कहां से आई। जब मैंने राजस्थान पत्रिका में लिखा, उस समय की घटना है, मुझे याद नहीं है। अमेरिका में एक बच्चे ने, वो स्कूल में, वहां अमेरिका में आर्म रखना आम बात है। वो बच्चा स्कूल में गया, उसने रिवॉल्वर से 4-5 अपने साथियों को गोली मार दी, वो 4 तो शायद मर गए। मेरे दिमाग में तब से आया, अमेरिका जैसे देशों में। फिर उसी समय आसपास मैंने पढ़ा था कि एक बच्चे ने अपने माँ बाप को ही मार दिया, उसको जब खर्च नहीं दिया, पर कुछ बात हुई होगी। तो अखबार से पढ़कर मेरे दिमाग में क्यों नहीं इस पर युवाओं की, अभिभावकों की, माता पिताओं की, शिक्षकों की एक सोच ऐसी डेवलप हो कि हम अपने बच्चों का, खास करके बढ़ते बच्चों का, जी, जो क्लास 8वीं 9वीं कॉलेज महाविद्यालय में जाते हैं, या यूं समझिए आजकल मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों में भी अनुशासनहीनता तो कम हुई नहीं। कम हुई। नहीं सुना? मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी कभी दंगा कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं। बिल्कुल। इंजीनियरिंग कॉलेज के भी छात्र हंगामा करते हैं। तो ये क्यों आया? मेडिकल कॉलेज का तो छात्र डिसेंट होना चाहिए। बिल्कुल, वैसे तो सारे ही होने चाहिए, नो डाउट। मैं समझता मेडिकल प्रोफेशन नंबर प्रोफेशन प्रोफेशन के हिसाब से बिल्कुल गंभीर होना चाहिए, गंभीर जो होना चाहिए। गंभीरता नहीं रही है अब। वहां भी कभी कभी दंगे हो जाते हैं। बिल्कुल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उनको भी डिसेंट होना चाहिए। एक नोबल पेशा है वो भी, बिल्कुल। ठीक है। पूरी दुनिया आईटी वगैरह चलाते हैं, वही आगे जाकर तो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो भी दंगे करते हैं, हंगामा कर देते हैं, हत्याएं तक हो जाती है उनके महाविद्यालय में। तो एक सबका, हम सबका दायित्व बनता है कि इस बात पर हम उन बच्चों को एक सही राय दें, उनका एक नजरिया, सोचने का नजरिया बदले। मुझे आप ये बताइए, आप कह रहे थे अनुशासनहीनता बढ़ गई, अभी आपने कहा पेरेंटिंग बढ़ गई, ठीक है, किसी के सामने हो जाना, किसी का अपमान कर देना। तो मुझे आप ये बताइए, आपका छोटा भाई है, ठीक है, वो आपके सामने किसी दूसरे के को थप्पड़ मार दे, या किसी दूसरे से गाली गलौज बोले, या आपके घर पे शराब पीकर, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। बिल्कुल। तो महाविद्यालय के गुरु को कैसा लगेगा? उस हॉस्टल वार्डन को कैसा लगेगा कि उसका छात्र शराब पीकर अंदर आ रहा है, हॉस्टल में शराब पीकर कॉलेज आ रहा है, ठीक है, और बदतमीजी कर रहा है उनसे, जी, ठीक है। वही का महाविद्यालय पेरेंट्स से शिकायत करते थे, पेरेंट्स तो बच्चे की हामी भरते कि नहीं साहब मेरा बच्चा तो सही है, वो तो दूसरे ने सिखाया, ने पी लिया। जी, इसी के लिए मैं अपने जो पेरेंट्स आप सुन रहे हैं, जो माता पिता अभी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बच्चे की संगत का असर बहुत पड़ता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि बच्चे के, आपके जो बच्चा है उसके कैसे फ्रेंड्स हैं, किस तरह की संगत में वो रह रहा है। अगर वो कॉलेज में है, बाहर है, वो आपसे दूर है, तो जाके समय समय पे उनसे मिलिए, देखिए कि वो कैसी संगत में है। आसपास से पता कीजिए कि आपका बच्चा है वो किन बच्चों के साथ बैठता है, क्या उसका ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि विद्यालय में शिक्षकों से, पेरेंट्स से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आपका प्रश्न है तो सही, लेकिन मूलतः टेढ़ा है। जी, आप ये बताओ, विद्यालय प्रबंधन आपसे क्या चाहता है? समझ रहे आप मेरी बात? आपने कह दिया हम विद्यालय से क्या चाहते हैं, विद्यालय प्रबंधन आपसे क्या चाहता है? आपके बच्चे को अगर थोड़ा भी डांट दिया जाए तो आप तुरंत हंगामा करने पहुंच जाते हैं स्कूल में। बिल्कुल, ठीक है। आपके बच्चे को थोड़ी सी भी बात आ गई तो हमारे बच्चे को क्यों डांटा, उसको क्यों पनिशमेंट दिया? मैंने आपको पहले ही बोला, शिक्षक एक माता के रूप में आपके बेटे को जानता है। अगर किसी बात को लेकर वो उसको पनिश करता है, डांटता है, तो आपको उसको सहजता में लेना चाहिए। बच्चे भी आजकल वो हो गए कि मुझे पूरी क्लास में डांट दिया। मैंने तो ऐसे भी बच्चे देखे, बच्चे आजकल इंसल्ट फील करते हैं। इंसल्ट फील करते हैं। कुछ बच्चों ने तो उस इंसल्ट में आत्महत्या तक भी कर ली है। ठीक है, उस बात पर आएंगे, लेकिन पहले, सबसे पहले अभिभावकों को चाहिए कि वो शिक्षकों पर पूरा विश्वास करें। जी, अगर शिक्षक, मैं हमारे जमाने की बात करता हूं, हमारे जमाने में भी पढ़ाई तो होती थी,
ऐसी टफ थी, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें शिक्षकों के भरोसे छोड़ रखा था। अगर शिक्षक पनिशमेंट नहीं, उस समय तो पिटाई भी होती थी, बिल्कुल मुर्गा बनाना, जी टट्टू बनाना सामान्य बात थी, या ग्राउंड के चक्कर लगवाना, विद्यालयों के काम करवाना एक सामान्य बात थी। उस समय विद्यालय में चपरासी नहीं होते थे, कोई आता था तो पानी पिलाने बच्चों को ही बुलाया जाता था। ठीक है, पर आज हमारे युग के, मैं आपके सामने बैठा हूं, वेल डिसिप्लिन, अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा हूं। बिल्कुल। अगर वही चीज आप वापस क्यों नहीं चाहते? क्यों ना आप विद्यालयों को, अपने बच्चों को शिक्षकों के भरोसे छोड़ते? क्यों आप अपने बच्चों की बात पे, सर मेरे को डांटा था, आपको बता तेरी गलती क्या थी तो डांटा? आप तो बच्चे की गलती पूछते ही नहीं हो जी, सीधे शिक्षक पर, विद्यालय प्रबंधन पर हावी हो जाते हैं। आपके टाइम के जो बच्चे थे और आज के जो बच्चे हैं, क्या इन दोनों में इतना परिवर्तन आ गया है या ऐसा अपने को लगता है? देखो, परिवर्तन कुछ नहीं आया है। विद्यार्थी तब भी थे, विद्यार्थी आज भी हैं। शिक्षक तब भी थे, शिक्षक आज भी हैं। शिक्षक तो वही है जो हमारे जमाने के थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? शिक्षक तो वही है जो हम हमारे साथ पढ़ते थे, आज वही पढ़ाते हैं। परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन है अभिभावकों की सोच में, बच्चों की सोच में। इंसल्ट फील करना, अगर बच्चे को क्लास में खड़ा कर दिया जाए, वो इंसल्ट फील करेगा। बच्चों को थोड़ी पनिशमेंट दी जाए, माँ बाप को कहेगा, माँ बाप पूरे जोशों के साथ शिक्षा पर हावी हो जाएंगे। मेरे बच्चे को आपने ऐसे कैसे कह दिया, आपने सबके सामने पनिश कैसे कह दिया? तो कहीं ना कहीं शिक्षकों, पेरेंट्स को स्कूल प्रबंधन पर भरोसा करना पड़ेगा, शिक्षकों पर भरोसा करना पड़ेगा। आप शिक्षक से पर्सनल बात करो ना। अगर आपका बच्चा शिकायत करता है तो आप शिक्षक से पर्सनल बात देखिए, माता पिता आजकल दोनों ही नौकरी करते हैं। अब बच्चे पे वो कितना ध्यान दे सकते हैं कि बच्चा आक्रामक कम हो? अब दोनों जॉब पे जा रहे हैं, बच्चा है वो स्कूल पे जा रहा है, तो क्या स्कूल पे ही पूरा निर्भर है? माता पिता को भी उसमें ध्यान देना चाहिए। माता पिता इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक बात है, बच्चे की पहली गुरु माता होती है। बिल्कुल ठीक है। नौकरी पर जा रही है तो बच्चे पर एहसान नहीं कर रही। मूल दायित्व है अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा मार्गदर्शन देना, एक अच्छा नागरिक बनाना। नौकरी करके पैसा लाओ और बच्चा आपको रात को चाकू मार दे। नौकरी करके जाओ और पड़ोस में पता चले कि आपके बच्चे ने तो किसी को के साथ गलत काम कर दिया, शराब पी रखा, मोहल्ले में दादागिरी करता है। क्या ऐसा बच्चा बनाना चाहते हैं क्या आजकल अभिभावक? तो माता पिता को नौकरी के साथ साथ बच्चों के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, ज्यादा टाइम, नौकरी से ज्यादा टाइम। तनख्वाह कम मिले तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान दो। वो आने वाली पीढ़ी है। एक किसान होता है ना, अपना घर बार छोड़ के खेतों में बैठा रहता है। कितनी भी बरसात हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंड हो, वो खेत में मचान बांधकर बैठा रहता है कि मेरी ये फसल खराब नहीं हो। ये फसल खराब हो गई तो मेरा साल भर खराब हो जाएगा। बिल्कुल। आपका बच्चा है, अगर वो फसल खराब हो गई तो आपका जीवन तो खराब होगा ही, वो पूरे भारत का जीवन खराब कर सकता है। तो कैसे मैनेज करें कि माता पिता जॉब भी करें और बच्चे को सही संस्कार दें? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना शेड्यूल कैसे मैनेज करें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, उसका एक है, सभी नौकरी करते हैं, आपको अपने बच्चों को टाइम देना है। ठीक है, पूरा टाइम देना है। अपने बच्चे के साथ खाना खाओ आप जी, शुरू से। बड़ा कॉलेज में आएगा फिर तो आपकी बात मानेगा नहीं। बाल्यकाल से ही आप अपने बच्चे के साथ खाना खाओ। आप अपने बच्चों को पूछो विद्यालय में क्या पढ़ा जी। आप अपने बच्चे को पूछो तेरे दोस्तों के साथ आपने क्या किया। बस यही क्वेश्चन करते रहो, आगे से आगे बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो आपका ये कहना है कि पेरेंट मतलब पूरी फैमिली को मिलके एक बार तो साथ में खाना खाना चाहिए? बिल्कुल, एक बार नहीं, दिन में एक बार खाना खाना है। मैं तो कह रहा हूं, अगर संभव हो सुबह नाश्ता भी साथ में करो। जितना आप बच्चों के साथ रहोगे, बच्चा पिता के साथ, माँ के साथ, बहन भाई के साथ सुरक्षित महसूस करेगा। क्यों? ये संस्कार बच्चों से आते हैं। वो असुरक्षित महसूस करता है, इसीलिए तो दूसरे दोस्त बनाता है ना। दोस्त क्यों बनाता है वो? विद्यालय में दोस्त क्यों बनाएगा? घर पे उसको वो सुरक्षा का माहौल नहीं मिलता है। अब जैसे इसमें ऐसा भी है ना कि बच्चे अगर स्कूल में है या किसी चीज से झगड़ा चल रहा है या कोई बच्चा मतलब किसी चीज से डर रहा है, वो पेरेंट्स से नहीं कह पा रहा है, ना टीचर से कह पा रहा है, तो वो अंदर ही अंदर घुट के आक्रामक हो रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखो, माता पिता और गुरुजन की रीडिंग होती है किसी बच्चे पर, वो थोड़ा असहज दिखेगा। मैं एज ए डॉक्टर मैं बताता हूँ, मुझे 4 लोग आते हैं, इसमें बीमार कौन है वो पता लग जाता है। ये मेरा एक अनुभव है। वैसे शिक्षक का भी अनुभव होता है, माता पिता का भी अनुभव होता है कि आपका बच्चा असहज क्यों दिख रहा है। फिर आप उससे पूछिए, पता लग जाएगा आपको। ऐसा है ही नहीं, आप उस पर पेरेंट्स पर आप बच्चों को ध्यान नहीं देते। आपका
आपका आते ही, घर पे आते ही माता जी पिताजी लैपटॉप पर बैठ गए, माँ घर के कामों में लग गई, शाम को बच्चा अलग सो गया, वो अलग सो गया, आपने बच्चों को वॉच किया ही नहीं, तो आपको पता नहीं लगेगा। अदरवाइज आपको पता लगेगा कि आज मेरा बच्चा असहज क्यों है। जी, तो इस बारे में आप एज ए डॉक्टर पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स को मैं एज ए डॉक्टर तो ये कहना, मैंने आपको पहले ही कहा, बच्चे को साथ टाइम दें, बच्चे के साथ खाना खाएं, बच्चे के साथ घूमें, बच्चे के साथ गेम खेलें। आप जितना समय अपनी नौकरी, अपनी कंपनी को देते हैं, आपकी ये घर की कंपनी है, बिल्कुल ठीक है। आप जहां आप काम करते हैं उस कंपनी को उतारने के लिए घर की कंपनी को मत डुबाइए, उसको भी तैराइए, वहां भी ध्यान देते रहिए। माता पिता दोनों से मेरा अनुरोध है, आप, मैं एक बात कहता हूं, आप उसके शिक्षकों से संपर्क क्यों नहीं करते? आज मेरी बात सुनिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि बच्चे हैं वो शिक्षक को नहीं बताते हैं, माता पिता को नहीं बताते हैं। क्या ऐसे में बच्चे डिप्रेशन में आ रहा है? क्या उसको डॉक्टर या एज अ चिकित्सक आपके पास अगर लेके आते हैं तो आप किस तरह से इसका इलाज करेंगे? मतलब आप इस कैसे जानेंगे उसके बारे में? क्योंकि क्या बच्चा है वो स्कूल में क्लास टीचर से तो डर रहा है, तो उससे बता नहीं पा रहा है, और माता पिता से भी अगर वो टाइम समय का नहीं मैच हो रहा है तो नहीं बता पा रहा है वो। देखो आजकल क्या है, मैं आपको बता दूं, मैं एक सामान्य डॉक्टर हूं जी, और मैं आपको और ये भी बता देता हूं, क्योंकि मैं इसमें क्यों उतरा है बता देता हूं। आजकल मैं एक सरकारी पेशे से हूं, आजकल सरकार ने, या यूं समझिए भारत सरकार, राज्य सरकार, चिकित्सालयों के नाम, आप देखना आपको नाम मिलेंगे आरोग्य मंदिर। जी बिल्कुल, ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर या आरोग्य मंदिर, उसका मोटो है आरोग्यम परमम धनम। ठीक है, आरोग्य सबसे बड़ा धन है, क्योंकि अब जब डॉक्टर्स भी आ गए इसमें, आज ही नहीं, शुरू से जब से मेडिकल साइंसेज चालू हुआ, चरक सुश्रुत जब से हुए, ठीक है, वो सब कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो पहले तो, ठीक है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षा, ऐसा कहा। तो अब मैं आपकी मूल बात पर भी आऊंगा, बिल्कुल, जो मेरा मूल विषय था, भाई आदमी बीमार हो उससे पहले उसका इलाज करना, ठीक। तो ये पहले आप कई बार अंग्रेजी में वेलनेस सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, आजकल देखा होगा वेलनेस सेंटर है, हॉस्पिटल से हट गए, क्योंकि एक हॉस्पिटल से आदमी के दिमाग में फील होता है कि कुछ होने के बाद ही जाओ, कोई बीमारी हो तो ही जाओ। लेकिन वेलनेस सेंटर या आरोग्य मंदिर में आदमी बीमार नहीं है तो भी हमारे पास आता है, जी ठीक है। और क्योंकि मेरा लंबा कार्य क्षेत्र रहा है चिकित्सा, तो कुछ मिलने भी आ जाते हैं, मिलने आते हैं, उसमें कोई न कोई बात करते हैं उसमें, जैसे कोई बच्चे को भी लेके आता हो, कोई बच्चे को साथ में लेकर आता है डिप्रेशन वाला, तो हमको क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। तो आप क्या पेरेंट्स के साथ में बैठ के करते हैं या पेरेंट्स से अलग ले जाके उसको करते हैं? नहीं, मेरी बात सुनो जी, अगर बच्चा छोटा है तो पेरेंट्स के साथ करते हैं, बराबर। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हमको पता है कि बच्चा पेरेंट्स के साथ बता नहीं पाएगा, तो हम उसको 3-4 दिन का काउंसलिंग करते हैं, कोई जरूरत पड़ी तो दवाई देते हैं, फिर बोलते हैं भाई स्कूल जाते समय मेरे को मिलकर जाना, दवाई ले जाना तू मेरे से, स्कूल जाते समय 3 में फिर मिलना, ताकि भाई इस दवाई का देखे। उस समय वो हमको पूरी बात बताता है कि उसको कहाँ क्या परेशानियां आ रही है, जी, ठीक है। तो एक हमारे वेलनेस सेंटर का, ये आयुष मंदिर का एक हमारा काम हो गया, हम उसकी टेंशन को, उसकी समस्या को हम पकड़ते हैं, और हम उसको किसी बड़ी बीमारी में, अवसाद जैसी बीमारी जाने से रोकते हैं। तो ये भी सरकार का भी उद्देश्य है, चिकित्सा कर्मियों का भी उद्देश्य है। तो इसमें आपने बहुत सारे बच्चों से आप मिले होंगे, तो आपको क्या लगता है माता पिता की सबसे बड़ी गलती क्या है? माता पिता की सबसे बड़ी गलती, देखिए मैं बताता हूं, गलती नहीं कह सकते, प्यार है बच्चों के प्रति, ठीक है। उनको, माता पिता को सबसे पहले विद्यालयों के प्रबंधन से नहीं, जो बच्चों को पूछो आप, तेरे को सबसे अच्छे गुरुजी कौन से लगते हैं या सबसे अच्छा कौन पढ़ाते हैं, पहले उनसे पूछे वो। जी बिल्कुल, एक न एक तो हो गए उनके, कोई ना कोई फेवरेट टीचर रहता है, बिल्कुल, ठीक है। उस फेवरेट, अगर टीचर फेवरेट है तो उस फेवरेट टीचर का वो बच्चा भी फेवरेट होगा, ठीक। तो आप उन शिक्षक से पूछिए, भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है आजकल, जैसे आपने देखा कि पहले तो उसके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, या पहले घर खुश होकर आ रहा था, या अब थोड़ा घर पे आता है तो थोड़ा उदास आता है, जी, ठीक। तो वो आपको बता देंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बच्चों की हर जिद माता पिता को पूरी करनी चाहिए, या उनकी जो इच्छाएं हैं, कुछ उनको चाहिए तो क्या वो पूरा करना चाहिए? ये यक्ष प्रश्न है, बराबर है, नहीं करनी चाहिए। तो इससे क्या बच्चे की मानसिकता या उनको आप कमजोर नहीं बना रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताता हूं,
हमारे समय में जूते नहीं हुआ करते थे पाँवों में, कपड़े भी फटे पहना करते थे, लेकिन उस समय भी आईएएस बनते थे, उस समय पढ़ लिख कर होशियार। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी दौर बात अलग सुनिए। था, वैसे मैं ये कहना नहीं, चाहूंगा। बात दौर अलग था ऐसा नहीं है, बिल्कुल। दौर वही, इंसान आज भी है, इंसान वही है। इच्छा पूरी करने की बात आएगी तो बच्चे की महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे बढ़ेगी। आज साइकिल मांग रहा है, ठीक है, साइकिल तक तो ठीक है, मोटरसाइकिल मांगी, माता पिता संबंध में मोटरसाइकिल देख रहे, आपने देखा आज अखबार में, कल की ही राजस्थान पत्रिका में था, स्टंट करते हुए 2 बच्चे मारे गए। जी, समझ सकते हैं इस ठीक बात है? को भी। जी, मोटरसाइकिल लेगा तो उसके दोस्त बनेंगे, दोस्त बनेंगे तो वो कहां घूमेगा आपको पता नहीं रहेगा। समझ रहे आप? किसको बैठा के घूमेगा आपको पता नहीं। क्यों जबरदस्ती उसको मोटरसाइकिल दे रहे? क्या जरूरत है मोटरसाइकिल देने की? पर इसमें ये भी आता है ना कि उसके फ्रेंड्स के पास मोटरसाइकिल है, या बच्चों मतलब उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास कुछ चीजें हैं, और वो अपने माता पिता से वही चीजें की इच्छा कर रहा है, और हम उसको नहीं दे के क्या उसको कमजोर नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। उसके दिमाग में बैठाना है कि हमारी स्थिति यहां तक ही है। कई माता पिता कर्ज करके मोटरसाइकिल देते, कई माता पिता कर्ज करके उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। नहीं, आप मत करिए। आप बच्चे को समझाइए कि भी अपनी आर्थिक स्थिति या अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति यहां तक ही है, आपको यहीं रहना है। बच्चा अपने आप समझ जाएगा। क्या ऐसी चीजें मतलब बच्चों को हम पेरेंट्स दिला सकते हैं जो उनके भविष्य को सुधारने में या उनके इंटरेस्ट बढ़ाने में उसके योगदान दें? आप लैपटॉप पर आ रहे हो ना? जी, लैपटॉप है, कैमरा है, या ऐसी कोई चीजें हैं जो। कैमरा दिलाइए, लेकिन आप मॉनिटरिंग करिए। लैपटॉप पर वो क्या देख रहा है, जी, कैमरे पे उसके फोटो खींच रहा है, मॉनिटरिंग करिए। आप कैमरे आजकल महंगे कैमरे आते हैं आजकल, 1,00,000-1,50,000 रुपए के। बिल्कुल। अगर आपकी हैसियत दीजिए, लेकिन वो फोटो किसके खींच रहा है? जी, तो उसमें पेरेंट्स को ध्यान वो रील्स रखना का की चाहिए। बनाएगी। पेरेंट्स को ध्यान तो रखना ही है। जी, सोशल मीडिया के दौर पे आजकल कह सकते हैं कि बच्चा नाच रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि जो पढ़ाई है वो तो साइड में रही, और दूसरी चीजें आजकल ज्यादा चल रही हैं, और इन सब चीजों में वो थोड़ी थोड़ी चीजों में, जैसे लाइक्स कम मिले तो गुस्सा आ जाता है, या इधर उधर कहीं जा रहे हैं छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। जैसे अगर युवा हैं, अगर वो बाइक चला रहे हैं, अगर हल्का सा कहीं टच हो गई तो दोनों आपस में झगड़ जाते हैं, और इस हद तक झगड़ जाते हैं कि एक दूसरे को मार देने को तैयार हो जाते हैं। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, कंट्रोल पहले मैं क्या कह रहा हूं, गलती पेरेंट्स ने की, जी, ठीक है, आप उनको वहां तक कुछ दोगे। आपके हाथ में जैसे टैबलेट है तभी आपको तो इसमें कुछ देखना, गेम खेलने का खुरापात आता है ना। अगर आपके पास वही नहीं तो आप करोगे नहीं ऐसा। शुरुआत पेरेंट्स की, ठीक है, आप उसका ध्यान रखिए। क्यों उसको महंगी बाइक, तो आप स्कूटी दे दो ना उसको, भाई कॉलेज ही जाना है ना तेरे को, जी, ठीक है, कोई हिमालय पहाड़ तो चढ़ना नहीं है, स्कूटी करना है, स्कूटी ले जा। 2 भाई बहन है, दोनों के बीच एक ले लो। अब देखो, शुरुआत हम अपने घर से करते हैं, फिर गुस्सा निकालते हैं पुलिस पर, फिर गुस्सा निकालते हैं विद्यार्थी पर, गुस्सा निकालते हैं अपने बच्चे पर। उसके हाथ में कुछ होगा तो वो उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे, वो सोचेगा। बाइक होगी तो मैं कहां ज्यादा से ज्यादा घूमूं। बिल्कुल। क्या मतलब जैसा भी कोरोना काल था, जहाँ सारी पढ़ाई ऑनलाइन होने लग गई, तो सब बच्चों को मोबाइल टैबलेट तो हाथ में देने ही पड़े। तो क्या लगता है कहाँ तक ये सही है कि मोबाइल बच्चों को देना सही है? मैं इसका विरोधी नहीं हूं। जी, आपको देखना होगा कि बच्चा उसमें क्या कर रहा है। आप मोबाइल दीजिए, महंगे से महंगा लैपटॉप दीजिए, हर चीज अगर आपके पास आपकी कैपेसिटी में है आप उसको दीजिए, लेकिन उसका उपयोग क्या कर रहा है। आपने उसको तलवार दे दी केवल तलवारबाजी सीखने के लिए, लेकिन वो किसी का गला काटे, वो तो ठीक नहीं। बिल्कुल गलत आप है। उसकी मॉनिटरिंग करिए। तो क्या ये बच्चों में वैसे शिक्षक का डर भी खत्म हो गया है? ये भी एक कारण है? बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है जी, बहुत ही बड़ा कारण है। अनुशासन आता ही विद्यालयों से है। पर अब देखा जा रहा है जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो टीचर्स के सामने हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका जो दौर था जहाँ पे गुरुजी को हम इतना सम्मान देते थे, उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। आजकल बच्चे टीचर्स के सामने जैसे ऐसे भी बोल देते हैं। तो ये इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? उसको मैनेज जैसे करना है भैया, पेरेंट्स को गुरुजनों की इज्जत करनी है। बच्चा नमस्कार करे उससे पहले उसके अभिभावक को गुरुजी नमस्कार, या वृद्ध है तो उसका चरण स्पर्श करे। माता पिता अगर उस गुरु का चरण स्पर्श करेंगे, उस शिक्षक का उसका वंदन करेंगे, तो बच्चे में अपने आप ये होगा कि मेरे पिताजी इसको नमस्कार करते हैं, मेरे पिताजी इसके चरण वंदन करते हैं, तो मुझे भी करना है, तो मुझे भी करना है। बिल्कुल। कम से कम मुझे उसके सामने उनके सामने उद्दंडता नहीं करनी। तो बात तो यही है कि पेरेंटिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वहां भी कमजोरी रहती है,
क्योंकि जब पेरेंट्स ही अपने बच्चों को, जैसे टीचर्स ने थोड़ा मार दिया, पेरेंट्स स्कूल में आके टीचर से झगड़ा करने लग जाएंगे, तो पेरेंट्स का भी एक दायित्व है इसमें कि वो ज्यादा ध्यान दे टीचर्स का, और जो रिलेशन जो खत्म हो रहा है अभी स्टूडेंट्स के बीच में, इसमें एक योगदान पेरेंट्स का भी है। सही बात है। पेरेंट्स को शिक्षकों का सम्मान करना और करना ही चाहिए। तभी वो शिक्षक आपके बच्चे में अनुशासनता लाएंगे, उनको विद्वान बनाएंगे, उनके अंदर वो सभी गुण वो शिक्षक भरेगा बिल्कुल, जो आप अपने बेटे से अपेक्षा करते हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे हर पुरानी पीढ़ी कहती है कि अगली पीढ़ी बुरी है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो नई पीढ़ी आने वाली है, क्या वो बुरी है, या फिर उनमें संस्कार की सारी कमी है? क्योंकि हर पीढ़ी अपने नेक्स्ट पीढ़ी को यही कह रही है। देखो ऐसा है, ये एक सामान्य बात है। हर पीढ़ी, जब हम थे उस समय मोबाइल फोन तो दूर, सामान्य फोन भी की भी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, टेलीविजन नहीं हुआ करते थे, कैमरे नहीं हुआ करते थे, फोटो खिंचवाने के लिए शहरों में जाना पड़ता था। बिल्कुल। अब आज के दौर में हर चीजें एक क्लिक पर उपलब्ध है, तो कौन अच्छा कौन बुरा ये नहीं है। संस्कार अच्छे होने चाहिए। पढ़ाई का माहौल, वातावरण इतना आगे बढ़ गया है कि बच्चों को वहां तक तो जाना ही जाना है। पर आपको नहीं लगता कि जो नई पीढ़ी है उनको पुरानी पीढ़ी समझ नहीं पाती है, या उनका समझना और नई पीढ़ी का और पुरानी पीढ़ी का जो तालमेल है वो नहीं बैठता है? मूल प्रश्न तो यही है ना, समझ नहीं पाती ऐसा नहीं है, वो समझने, मैंने पहले ही कहा ना आपको, अभिभावकों को उसके साथ बैठना है, उसके साथ खाना है। एक बात मैं आपको बताता हूं, आपको पता लगाना है आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या जा रहा है, तो उसके आने का समय आप नोट करो। मतलब जैसे एज ए टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो पेरेंट्स को भी उतना ही अपडेट होना चाहिए जितना बच्चा अपडेट हो रहा है, क्योंकि जो आपके समय का जो दौर था तब तो लैपटॉप वगैरह उतना हुआ नहीं करते थे, और आज हमारे पास टैबलेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इनके बिना कुछ काम होता नहीं है। तो क्या वो भी अपडेट रहे? क्योंकि क्या है, दोनों का जो तालमेल है दोनों पीढ़ियों का वो मैच नहीं होता है। अगर वो दादाजी हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि आपका मोबाइल बच्चा ये क्या कर रहा है इसमें। अरे भैया मैं यही तो कह रहा हूँ, आप उसको देखो ना क्या अंदर देख क्या रहा है, ठीक है, अब वॉच करो क्या कर रहा है। अगर गलत चीज देखता है तो फिर वो आप उसको रोकिए, टोकिए उसको। तो आपके हिसाब से बच्चों को कभी कभी डांटना भी जरूरी है? बिल्कुल डांटना जरूरी है। मेरी बात आपने काट दी। मैं कह रहा था, अगर आप चाहते हो कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे के आने का समय नोट करो आप जी। जब भी आपको लगने लगे आपका बच्चा लेट आने लगा है घर में, तो समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं मार्गांतरित हो रहा है। विद्यालय से, कॉलेज से, या जहां से भी अपने ट्यूशन क्लासेस से, कोचिंग से आता है घर पे, अगर वो 8 बजे आता है तो निश्चित उसको 8 बजे आ जाना चाहिए। 8 की 9-10 बजती है तो आप बात कीजिए, एज ए जासूस बात कीजिए उससे। ओके। और डांटना पड़े तो डांटना पड़े डांटिए, उसके पीछा करिए, वो कहां जाता है कान पकड़ के घर लाइए जी। क्योंकि मेरी बात सुनो, मैं कई ऐसे अभिभावकों से मिलता हूं, मेरा चिकित्सा के अलावा भी ऐसा कार्यक्षेत्र है, सामाजिक कार्यक्षेत्र, मुझे मिलते रहते हैं लोग। वो कहते हैं सर मेरा बेटा स्कूल से आता नहीं है लेकिन फिर खेलता रहता है। कुछ कॉलेज वाले कहते हैं सब आता नहीं है लेकिन वो शहर की तरफ चला जाता है, फिर वहां से वो शराब पी के साथियों के साथ आता है। तो आपने पहले ही दिन से आपको पूछा होता भाई तू 7 बजे आता है, 7 की 7:30 क्यों बजी, तो बच्चे को पता लग जाएगा कि मेरे पापा डांटेंगे, मुझे स्कूल पहुंचना ही पहुंचना, घर पहुंचना ही पहुंचना। सबसे बच्चा बिगड़ने का अगर आप जानना चाहते हो तो उसका समय, स्कूल से घर आने का समय, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, पुनरुक्ति दोष कर रहा हूं मैं, एक ही बात बार बार कहना भी दोष है बिल्कुल। लेकिन ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, आप अपने बच्चे का समय देखिए। अगर आपको चुनना पड़े कि पेरेंट्स, स्कूल या मोबाइल में से, तो आप किसको दोष देंगे? किसी को दोष नहीं देंगे, ठीक है जी। दोष देना ही पड़े तो मैं पेरेंट्स को दूंगा, पेरेंट्स को देंगे। पेरेंट्स को दूंगा, क्योंकि पेरेंट्स जो है मैं कहता हुआ आ रहा हूं, पेरेंट्स को ही ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा स्कूल में क्या करता है, पेरेंट्स को ही ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा मोबाइल के साथ क्या कर रहा है। तो क्या माता पिता को दोष देना आसान नहीं है? आपको आसान नहीं लग रहा है कि माता पिता को ही दोष दे? क्या इसमें टीचर्स का या दूसरी चीज, किसी चीज का दोष नहीं है? फसल खराब होती है तो सबसे पहले किसका दोष? अब हम कुदरत को दोष देते थे, बरसात नहीं हुई, लेकिन चलो बरसात भी समय पर हो गई जी, बरसात भी समय हो गई, लेकिन उस फसल की समय पर निराई गुड़ाई नहीं हुई, समय पर खाद नहीं डाला गया, समय पर उसकी पिलाई नहीं की गई,
तो फसल खराब होनी है। तो वही मेरी बात सुना, मेरी बात, तो वही चीज तो बच्चे पर है ना। अब बच्चे को आपने ठीक है स्कूल भेज दिया, छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी है। स्कूल भेजा, वो कुदरत ने भेज दिया, लेकिन बच्चा गृह कार्य कर रहा है, तो कॉलेज का है तो कॉलेज में आके उसका भी तो कुछ काम होगा। बिल्कुल, वो होमवर्क कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट डील कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप उस पर वॉच तो करते रहिए ना। मोबाइल का भी दोष नहीं, बस आप मैं मूल बात पेरेंट्स पर ही आता हूँ। मेरा विद्यालय में भी जब भी कोई व्याख्यान होता है तो मैं पेरेंट्स को ही लेकर बात करता हूँ। तो मतलब माता पिता को इस दौर में पेरेंटिंग के साथ, मतलब पेरेंटिंग बदलने की जरूरत है। क्या कहना चाहते हैं पेरेंटिंग बदलने की? पेरेंटिंग यानी कि ये कि जैसे कि नए जो दौर में जो नए युवा हैं, हाँ। या जिनकी नई नई शादी हुई है, जो नए बच्चे हैं, हाँ। तो उनका बच्चों के प्रति जो केयर है, या उनको जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, पेरेंटिंग मतलब बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, और जो पहले के दौर में, जो आपके दौर में जो बच्चों को पालते हैं, तो क्या इनको भी बच्चों को पालने में कुछ चेंज करना जरूरी है ताकि बच्चा है वो सही तरह से अनुशासन में रहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही लाइन पर आए हो। देखो पेरेंटिंग आजकल क्या एकल परिवार हो गए। एकल परिवार में माता पिता अपने बच्चों को बिल्कुल केंद्रित रखते हैं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से ज्यादा बात करनी नहीं, हम ही जो है वो सब, जो कुछ है वो हम ही है। उसी में फिर वो बच्चों की दिमागी स्थितियां खराब होती रहती है, या तो वो आक्रामक हो जाते हैं, या अंतर्मुखी हो जाते हैं, या तनाव में आ जाते हैं। उनको खुला रखिए, उनको भेजिए, तू चाचा के वहां जा, तू मामा के वहां जा, तू बुआ के वहां जा। सामाजिकता में रखिए ना, समाज के साथ भेजिए, समाज के कोई कार्यक्रम हो रहा है वहां भेजिए ना। 6-7 आपका बच्चा 12 में, अपन युवाओं की बात करते हैं, 12-15-18 साल का कोई डेथ होगी वहां भेजिए ना। अंतिम संस्कार कैसे करते हैं वो सीखेगा तो नहीं। बिल्कुल, कोई भोज हो रहा है वहां जाइए, कैसे परोसना वो सीखेगा। कोई मंदिर के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां जाइए, वहां सीखेगा कैसे लोगों से बात करनी है। ठीक, तो उसको खुला रखिए, ऐसा नहीं तू घर में ही बैठा रहे, नहीं तू बैठा पढ़, ऐसा नहीं, तू घर में ही पढ़। जी जी जी। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा और कोई युवा है जो गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उसका पहला संकेत हमको क्या ध्यान रखना है कि वो गलत संगत में जा रहा है या उस गलत दिशा में जा रहा है? मैंने पहले ही बताया। नहीं, इसका संकेत क्या है? क्या इसको हम बच्चे के व्यवहार से देख के ही समझ सकते हैं, और भी कोई तरीका है? नहीं, व्यवहार को देखकर ही समझोगे आप। व्यवहार को देखकर ही समझोगे, बच्चा आपसे आंख में नहीं मिलाएगा। अगर लेट आता, मैंने पहले ही कहा, बच्चे के आने के समय पर ध्यान रखो। अगर आने का समय आपके बच्चे का घर में 5:30 बजे है, ठीक है, अगर वो 6 से 6:30 बजे आता है और बच्चा आपके साथ आंख में आंख मिलाकर बात करता है, मतलब उसने कोई गलत काम नहीं किया है। जी, ठीक है। आप पूछोगे लेट क्यों आया? अगर वो नजरें चुराता है, वो सीधी बात नहीं करता, पापा मैं बताता हूं करके रूम में चला जाता है, या कहीं और चला जाता, तो समझिए कि कुछ न कुछ गड़बड़। तो आपके अनुसार पहला संकेत ही यही है कि वो नजर से नजर नहीं मिला रहा है? बिल्कुल, नजर से नहीं मिलाएगा, ठीक से बात नहीं करेगा, आते ही अपने रूम में चला जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बहुत ज्यादा आता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, गुस्सा आता है, ये भी एक प्रकार की बीमारी, मानसिक बीमारी है। तो वो कहीं ना कहीं से हैरस होकर आता है। या तो उसको विद्यार्थियों से कोई प्रताड़ना हुई हो, कहीं कोई खेल में हार गया हो। वो देखिए, ये चीजें ऐसी हैं, एक सामान्य प्रक्रिया है। आप उसको ईश्वर के साथ जोड़िए तो गुस्सा उसका कम हो जाएगा। उसको मेडिटेशन करवाइए। ये तो मेडिटेशन सबको करना है, लेकिन आपको लगता है कि आपका बच्चा गुस्सा कर रहा है, आपको लगता है आपका बच्चा कोई गलत मार्ग में चल रहा है, आप बच्चों को मंदिर भी तो ले जाओ ना, मस्जिद में ले जाओ, नहीं तो गिरजाघर में ले जाओ। अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उस टाइम पे हमको भी गुस्सा करना है, उसको डांटना है, या नहीं करना है। गुस्से का कारण समझो, आप कारण समझना है, क्यों आया गुस्सा उसको। देखो मैंने बोला ना, माता पिता नौकरी छोड़ दो, आप पहले अपनी कंपनी ठीक करो। अपनी कंपनी में कहां गड़बड़ हो रही है आप पता लगाओ ना। बच्चा आपका है, क्यों गुस्सा किया उसने, कभी नहीं करता और पहली बार क्यों किया? जी, ठीक है, ये तो आपका दायित्व है। यहाँ फिर कोई आएगा नहीं। आपकी फसल सुधारनी है, ये आपका ही दायित्व है। यहाँ पर न कोई सरकार आएगी ना विद्यालय आएगा, वो तो केवल आपको ही करना है। ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी माता पिता की है। और मैं तो यूं समझता हूँ, पिताजी के साथ साथ माता की जिम्मेदारी ज्यादा है, अगर लड़कियां गुस्सा करती थी तो। जी, ठीक है, अपनी बात रहेगी। आपने लड़कियों के बारे में नहीं पूछा। नहीं, मेरे बच्चों में वैसे पुरुष, स्त्री, लड़की, बच्चा सब कुछ आ गए। हाँ, नहीं मेरी बात सुनो, मैं तो ऐसे चिकित्सक हूँ। जी, लड़कियों के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी माँ को सजगता के साथ उसका ध्यान रखना है। इवन मैं तो ये कहता हूं कि अगर उसका ड्रेसिंग, पहनावा भी चेंज होता है तो उसकी माँ को उसको वॉच करना है कि इसने क्यों चेंज किया। बहुत ज्यादा जरूरी है। देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन माताओं से मेरा निवेदन है कि अगर आपकी बेटियां तो लगातार ड्रेसिंग कर रही थी, उसमें भी अगर वो कुछ चेंज कर रही है, ठीक है, और आपको पता लगता है, तो आप पता लगाइए कि ऐसा क्यों किया उसने, उसकी फ्रेंड्स से किया, वो
आप उसको पता लगाइए। मैं केवल आपको इतना ही कहूंगा। जी, ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं जो परिवार को बदलनी चाहिए जिससे बच्चा अनुशासन में रहे? आदतें बदलने की बात है, देखो आदत में, अब परिवार की आदत है, मैंने पहले बोला आपको, बच्चे को समय देना है, समय देना है। ठीक है, बच्चे के साथ घूमना है, जी। बच्चे के साथ मंदिर जाओ आप, उसमें साथ बच्चे को समय दो। भूल एक ही आदत आप डाल दो, बस बच्चे को समय दो। बच्चा हो बच्ची किसी भी उम्र का हो, बच्चे की शादी भी हो गई और उसके भी बच्चे हो गए तो भी आप अपने बच्चे को समय दो। तो बच्चों की बात को सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सुनना का बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना और सुन के समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुन के समझोगे नहीं तो बेकार की बात है। आपका बच्चा किसी भी उम्र का हो, पुनरुक्ति दोष फिर कर रहा हूं, आपको उसके साथ समझा सामान देना। बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल बच्चों को सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए? अगर वो सक्सेस नहीं मिलती है, बच्चा है, युवा है, अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो वो तुरंत डिप्रेशन में आ जाता है, आक्रामक हो जाता है। सक्सेस की जल्दी मिल जाना भी एक प्रॉब्लम है क्या? देखो ये एक चिंतन का विषय है। मैं सोचूं कि मैं आईएएस बन जाऊं, ठीक है, मैं सोचूं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, तो ये संभव नहीं है। हमको अपनी सीमाएं ध्यान रखनी होंगी कि हमारी सीमा कहां तक है, और हमारी जो सीमा है उसमें रहकर हमें सोचना होगा। और वो सोचने का, उसको समझाना भी पेरेंट्स पर ही निर्भर करता है कि भाई, और एक शिक्षक पर भी निर्भर करता है कि भाई तू 50% का आदमी है, 60% का आदमी है, तो तेरे को ये चीजें करनी चाहिए। उसके अलावा भी अगर उसको अच्छी बुद्धि है तो, जैसे कि क्या है कि कुछ चीजें वो कर रहा है, उसमें अचानक उसको सक्सेस मिल गई एक बार, और दूसरी बार में वो उसको सक्सेस नहीं मिली या वो फेल हो गया, तो क्या वो सक्सेस के बाद तुरंत जो फेलियर मिला उसको, उससे उसकी आक्रामकता, उससे उसका डिप्रेशन में जाना कहां तक सही है? देखो वही संभालने की जरूरत है, वहां हमारा रोल आता है। जी, ठीक है, अभी तक तो मैं पेरेंट्स की बात कर रहा था, अभी तक विद्यालयों के शिक्षकों की बात कर रहा था, लेकिन ये अचानक से नीचे आता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसके साथ ऐसा हुआ है तो आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, अच्छे काउंसलर से मिलिए। बहुत ज्यादा परेशानी में आता है तो एक साइकेट्रिस्ट से मिलिए। फिर वहां डॉक्टर का रोल आता है, पूरे समाज का रोल आता है, क्योंकि उसमें अगर उसको आपने नहीं संभाला तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन से और बड़ी परेशानियों में भी जा सकता है। तो उसके साथ एक अच्छा दोस्ताना बात करिए, उसको अपने संभालिए कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एक मानसिक संबल दीजिए उसको। वैसे आप 18 से 30 साल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, इनको सफल बनने के लिए आप क्या महत्वपूर्ण सलाह देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सफल बनने के लिए एक ही है कि आप मेहनत करिए, आत्मविश्वास रखिए और बहुत जल्दी हार मत मानिए। हर चीज हर समय सही हो जाए जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी कई बार इलेक्शन हारे थे। ठीक है, इंदिरा गांधी जैसी नेता भी 1-2 बार इलेक्शन हारी है। तो हर बार हर चीज अपने पक्ष में ऐसा नहीं है। आप प्रयास करते रहिए, प्रयास करना अपने बस में है, परिणाम ऊपर वाले के बस में। हताश मत होइए, लेकिन प्रयास ईमानदारी से करिए और अपने अभिभावकों, गुरुजनों और समाज के प्रति एक जिम्मेदार रहिए। बिल्कुल, मेरे को 3 इडियट की बात याद आ गई इस बात से, कि कहते हैं कि उसमें कामयाब बनिए, कामयाबी के पीछे, मतलब सक्सेस के पीछे मत बनिए, कामयाब बनिए, सक्सेस जग मार के पीछे आती है। बिल्कुल सही बात है। ये उस पिक्चर में डायलॉग था। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो युवा दिशा खो चुका है उसको सही रास्ते पे वापस कैसे ले आए? ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। सही रास्ते पर कैसे लाएं? पहले तो उसकी इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। उसके मन में होना चाहिए कि भाई देखो, कोई शराब पीता है और शराब छुड़वाने के लिए पहले उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं जबरदस्ती मेरे चिकित्सालय में उसको भर्ती कर दूं और शराब छुड़वाने की कोई दवाइयां देने लगूं, दवाइयां लेगा तब तक ठीक होगा, वापस घर भेजूंगा नहीं फिर से हो जाएगा। रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं उसके लिए, ठीक है, वहां कहीं जाते हैं लोग बाग, लेकिन जब तक उसकी इच्छा शक्ति नहीं हो वो ठीक नहीं होता। तो सबसे पहले उसकी अच्छी काउंसलिंग करिए। समाज के लोगों का उसमें सहयोग जरूरी है, परिवार के लोगों का सहयोग जरूरी है, उसके भाइयों का सहयोग भी जरूरी है। सबसे बड़ी बात, उसके खुद का सहयोग जरूरी हो, तो ही वो वापस सही दिशा में आ सकता है। क्या आज के माता पिता बच्चों को दोस्त बनने के चक्कर में माता पिता नहीं रह गए, ऐसा नहीं लगता आपको? कभी कभी लगता है ऐसा। देखो, माता पिता है, दोस्त तो दोस्त है जी, सबकी अपनी एक मर्यादा है। ठीक है, दोस्त बनने के चक्कर में मैंने तो देखो बताता हूँ, कुछ समाजों में शराब चलती है, बराबर है,
दोस्त बनाने के चक्कर में पिता पुत्र साथ में बैठकर शराब पिए, ये कतई उचित नहीं है। भले उनके समाज में चलता हो या सब सिस्टम हो, मैं तो कहता हूं विदेशों में भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वहां तो आम बात है। वहां नहीं, आम बात नहीं है, लेकिन पिता के सामने शराब पीना कम से कम हमारे संस्कारों में, हमारी भारतीयता में ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर देखो, शराब ऐसी चीज है वो दिमाग में बैठ जाती है। शराब अगर ज्यादा पी ले तो बच्चा उसी समय पिता का भी अपमान कर देगा, बैठकर किसी को भी कुछ भी बोलने लगेगा। बिल्कुल, तो वही पिता बनने लग जाता है। वो पिता का पिता बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्ती के चक्कर में, ठीक है, दोस्ती देखिए कि एक कहावत है, मैं क्या कह रहा हूं आपको, अपने पुत्र, वो कहते हैं ना, जूते, पिता पुत्र के जूते एक समान हो जाए इसलिए बेटा दोस्त के बराबर हो जाता है, ऐसी भारत में कहावत है। बराबर हो जाता है, दोस्त होता नहीं है। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, तो दोनों को अपनी मर्यादाओं में ध्यान में रखते हुए एक दूसरे से बात करनी चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए, सम्मान के साथ सारी चीजें करनी चाहिए। सम्मान बहुत जरूरी है। तो आज सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? समय, संस्कार या संवाद? संवाद की कमी है। संवाद की कमी है। समय सबके पास है जी, मोबाइल खेलते रहते हैं, टाइम नहीं हो कहते हैं, लेकिन आप ऑफिस में भी तो देखते हैं टाइम निकालते हैं। संवाद नहीं हो पाता है, बाप बेटे का संवाद नहीं, भाई भाई का संवाद नहीं, समाज में एक दूसरे रिश्तेदारों का संवाद नहीं। सोशल मीडिया के कारण एक घर में 4 बैठे तो भी मोबाइल लेकर बैठते रहते हैं। तो संवाद, अगर संवाद, मेरी बात सुनिए भाई उत्कर्ष जी, अगर संवाद वाली प्रक्रिया चालू हो गई, मित्रों जो पॉडकास्ट सुन रहे सुनिए, अगर संवाद वाली प्रक्रिया चालू हो गई बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, पड़ोसियों के साथ, गांव वालों के साथ, तो ये जितनी भी समस्या आ रही है ना, अभी आपने देखा दिल्ली का जंतर मंतर, जैन जड़, नेपाल, श्रीलंका, अगर संवाद होंगे तो इस तरह की समस्या कहीं भी नहीं आएगी। संवाद होते रहेंगे तो उसके समाधान निकलते रहेंगे, आज नहीं तो कल। संवादहीनता हुई इसीलिए मानसिक अवसाद आ जाता है। जी बिल्कुल। अगर आप करंट अफेयर की बात करें जो दिल्ली में आजकल चल रहे हैं, सीजेपी वगैरह का सारा, तो सरकार संवाद कर ले तो ये मैटर सॉल्व हो सकता है ना। समय पर संवाद करो ना भाई। मैं देखिए, आपने बात की सीजेपी वाली, मैं किसी पार्टी के पक्ष की बात नहीं करता, लेकिन एक मर्यादित तरीके से आंदोलन हो, संवाद करो उनसे। हाहू करने से, मारामारी करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, संवाद से ही तो हल निकला ना। अभी आज जो हल निकला, कल शाम को, कल रात को जो हल निकला, संवाद से ही तो निकला ना। मंत्री मिले, नेता मिले, संवाद हुआ तो हल निकला। इसलिए आपकी बात है, मैं संवाद को पहले बताऊंगा। उसमें संवाद उनको पहले नहीं कर लेना चाहिए जितना ये उग्र हो गया आज का जो समय है, जो देख रहे हैं ये आंदोलन बहुत उग्र हो गया। तो क्या ये संवाद पहले हो जाता? तो आपको लगता है कि संवाद अगर पहले हो जाता तो ये सारी चीजें पहले ही बंद हो सकती थी, यहाँ तक बात ही नहीं पहुंचती। दुनिया की तमाम समस्याएं, बराबर है, अपन बात करने ये नहीं बैठे हैं। ईरान, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान, अगर संवाद चालू हो जाए तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यही बात घर में भी है। घर में भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम्स आती है, माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, आप संवाद करिए। संवादहीनता ही सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। एक छोटा सा रैपिड फायर आपसे खेलेंगे हम। बिल्कुल। चलिए, आप सेलेक्ट कीजिए, मोबाइल या किताब? किताब। योग या जिम? योग। बचपन के खेल या पबजी? बचपन के खेल। अनुशासन या आजादी? अनुशासन। गांव की जिंदगी या शहर की? दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है, लेकिन गांव की जिंदगी बहुत अच्छी है। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि क्या गांव की ही जिंदगी अच्छी है, शहर की नहीं है? क्योंकि गांव भी अब तो शहर बनने जा रहे हैं। देखो, गांव पे शहर, आपका प्रश्न तो बहुत बढ़िया है। ग्रामीण ये चाहते हैं कि हम शहरी हो जाएं, ठीक है, और शहरी लोग ये चाहते हैं कि हम गांव में चले जाएं। आपने देखा आजकल जितने भी युवा है ना, बेंगलोर और इधर बॉम्बे वगैरह रहते हैं, दिल्ली, नोएडा, वो वीकेंड पर ऐसे गाँव में चले जाते हैं, वहां उन गाँव वालों को पैसा देते हैं अच्छा खासा, बिल्कुल, वीकेंड होम टाइम पास करने के लिए वीकेंड करते हैं। वो गांव में, चलो हम गांव की जिंदगी जी कर आते हैं करके, और गांव वाले चाहते हैं हम शहर में जाएं। तो ये भी एक प्रकार की कंट्रोवर्सी है, लेकिन ओवरऑल गांव की जिंदगी बहुत अच्छी है। प्रदूषण, देखिए मैं चिकित्सक हूं, गांव की जिंदगी में प्रदूषण नहीं है, गांव की जिंदगी में सादगी है, गांव की हवा बहुत अच्छी है। लेकिन अगर डेवलपमेंट चाहिए या ग्रोथ करनी है तो शहर की तरफ जाना ही होता है, क्या ये सही बात है? किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं आप? जैसे कोई आईटी फील्ड में है, हाँ, तो वो जाए ना, आईटी फील्ड वाला जाए, माँ बाप क्यों जाए उसके? इस बिल्कुल नहीं जाए। हाँ? लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे फिर वहां जाके वो वहीं के हो जाते हैं और फिर वो गांव है वो शहर में बसने लग जा रहा है।
भाई मेरी बात सुनो, मैं धीरे-धीरे आपको सारा गाँव, जो नई पीढ़ी जो आ रही है। नई पीढ़ी को शहरीकरण अच्छा लगता है, लेकिन आने वाले समय में मैं एज ए डॉक्टर आपको कहता हूँ, एज ए डॉक्टर आपको कहता हूँ, आने वाले समय में यही विज्ञान फिर कहेगा आप मिट्टी के घरों में रहिए, लिपे पुते घरों में रहिए। आपको बताए आज जब जो पीछे कलर हुआ ना, इस आपके स्टूडियो में पीछे जो कलर लग रहा है, उस कलर में भी दुनिया भर के केमिकल है और ये कैंसर करते हैं, ऐसी रिसर्च सामने आ रही है। ये जो लाइट आप देख रहे हो जो आपने लगा रखी है, उसकी रेज भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट डालती है जी। ऐसी आ रही है, ऐसी स्टडीज आ रही हैं। तो ये समय दूर नहीं जब वो कहने लगे कि आप गांव में जाकर रहो, लोग बात जाएंगे वापस, कच्चे मकान बनाने के लाखों रुपए खर्चा करेंगे वो। अच्छा, तो इस बात से आप मेरे को ये बताइए कि गांव का बच्चा और शहर का बच्चा दोनों अगर एक ही एज के हैं तो किसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा आपको नजर आती है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शहर का बच्चा थोड़ा एडवांस है हर चीज में गांव के बच्चे से? वो आपकी मान्यता है। शहर का बच्चा हिंदी अंग्रेजी बोल लेगा, गांव का नहीं बोलेगा तो मूर्ख थोड़ी है वो। वो एक अपनी सोच है ना। शहर के बच्चे को अच्छा खाना आएगा रेस्टोरेंट में, गांव का बच्चा हाथ से खाएगा। अरे खा तो रहा है ना, वो आपकी दिमागी सोच है। नहीं पढ़ाने का, नहीं बाप पढ़ाई छोड़ दीजिए, अगर पढ़ाने का तरीका हम छोड़ देखें दीजिए, तो- आप छोड़ दीजिए, वो आपकी दिमागी सोच है। गांव का बच्चा शहर का बच्चा बराबर है, इक्वल है। अगर वो कोई परीक्षा देंगे, वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट, दोनों में अच्छा कंपटीशन रहेगा। नहीं, लेकिन अगर जैसे अब इसी बात पे मैं आपको बात करूं कि शहर का बच्चा है कि स्क्रीन पे पढ़ रहा है, हाँ, प्रैक्टिकल चीज समझ के पढ़ रहा है, और गांव का बच्चा है वो वही चौक और चल रही है वहां पे, क्या टेक्नोलॉजी से वो पीछे नहीं है? टेक्नोलॉजी से पीछे माना थोड़ा है, तो उसकी ग्रोथ कम है? नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो उस थीम को समझ जाएगा, उस पढ़ाने की भाव को समझ जाएगा, प्रैक्टिकली उसके दिमाग में बैठ जाएगा। भाई हमारे समय कहाँ थी स्क्रीन वगैरह, तो क्या वैज्ञानिक नहीं हुए क्या? पर आपका दौर अलग था, आज का दौर अलग है। होमी जहांगीर बाबा हुए, आइंस्टीन हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए जी। मिसाइल मैन बन गए, पूरी दुनिया में नाम करिए। वो क्या स्क्रीन पर पढ़े थे? उनके समय लैपटॉप थोड़ी था, वो भी तो किताबों पढ़े ना। लेकिन कंपटीशन का दौर अगर नहीं हम कहाँ बात करें- कंपटीशन, क्यों? अब मेरी बात सुनिए, आज भी कंपटीशन में कौन सा आइंस्टीन से बड़ा वैज्ञानिक हो गया? नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ, वो समय अलग था और आज का समय अलग ये है। सब मानसिक सोच है। अगर बच्चा किसी चीज को पढ़ता है और उस चीज को समझ लेता है तो उसमें काफी आगे निकल जाएगा। तो आप ये नहीं मानते कि क्या शहरों में जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और उनकी ग्रोथ में, और जो गांव का बच्चा है उनकी दोनों की ग्रोथ में डिफरेंस है या नहीं? भैया आप बहुत पीछे हो। अब तो गांवों के स्कूलों में भी वही चीजें आ गई है। मैंने पुनः कहा, मैं विद्यालयों में जाता हूँ, वहां पर भी ऐसे स्क्रीन में पढ़ाते हैं, ऐसे लैपटॉप पर पढ़ाते हैं, वही पूरा 3D में बच्चों को डिसेक्शन वगैरह सिखाते हैं। बिल्कुल, यही मैं वही कहना चाह रहा हूँ। चीज आपको गाँव में भी आ गई है। हाँ, तो ठीक है? गांव भी वो शहरीकरण हमारे के समझ में- में, गांव भी शहर में बदल रहे हैं। मैं बस यही कहना शहर चाह रहा कहाँ था। बदल रहा है? क्योंकि- सिस्टम बदल रहा है, पढ़ाई का सिस्टम बदल रहा है। हाँ, तो यही हो वहाँ गया ना। बच्चा कोई टाई वाई लगा के आता है ऐसा नहीं है। नहीं, टाई सरकार- लगाने की बात नहीं शहरों है। की जैसे तरह- जो शहरों की चीजें हैं वो गांव में भी अब शुरू हो गई हैं। अरे तो यही चीज है ना भैया, कि जो टेक्नोलॉजी गई है, गांव थोड़ी बदला है। टेक्नोलॉजी गई है तो जरूरी जानी भी तो चाहिए ना। अब गांव में भी लाइट आ गई तो जो शहर में बच्चा पढ़ेगा, जिस स्क्रीन से पढ़ेगा, गांव में पढ़ सकता है। तो आपको नहीं लगता कि गांव बहुत अब कम बचे हैं, क्योंकि गांव में जो घर थे वो भी चेंज होके अब शहरों जैसे हो गए हैं? बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का सब कुछ डिफरेंस इतना नहीं रहा है। कमी तो हुई है ना जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज ठीक नहीं हो रही है। एक बात मैं ऐसे डॉक्टर आपको बताऊंगा, कोरोना गांवों के लोगों को कम हुआ। अगर आप इतिहास देख लें कोरोना का, तो जो मरने वाले थे वो शहरी ज्यादा मरे। ठीक है, गांवों के लोग कम मरे। एक और मैं बता दूं आपको उदाहरण, शुरू में आया था चिकनगुनिया और ये चीजें। तो मैं जिस तरह के गांव में भी मैं सेवाएं देता हूं, तो जिन गांवों में खुले मकान थे, कच्चे मकान थे, उन लोगों को चिकनगुनिया हुआ ही नहीं। शहरों में ही हुआ जिनके मकान बंद थे। डेंगू जैसी बीमारियां भी गांवों में आजकल कम है, जबकि गांव में खुले में रहते हैं, वहां कोई कमरे, मच्छर जालियां वगैरह नहीं है। आपको बता दूं, गांव में डेंगू जैसी बीमारियां में मलेरिया होता है, लेकिन डेंगू जैसी घातक बीमारियां कम वो शहरों में ही है। तो क्या आपका ये कहना है कि गांव ही शहर से सबसे अच्छा है, शहर अच्छा नहीं है? क्या शहर में डेवलपमेंट या वो संभव नहीं है इतना? नहीं, शहर वालों से मरवा क्या शहर वाले स्वस्थ नहीं रह सकते? शहर वाले कब स्वस्थ रहेंगे? उनको देखो, शहर में रहना तो उनको सुबह शाम जल्दी उठना है, वॉकिंग करना है, गार्डन में जाना है, मेडिटेशन करना है, कसरत करनी है। जो चीजें गांव में सहज उपलब्ध नहीं है वो बाय नेचर उनको लेनी है। गांव में धूप उपलब्ध है, शहर में नहीं है, उनको ऐसी जगह जाना है जहां धूप है, कसरत करनी है। उनको अपने आप को थोड़ा एक्टिवनेस रख के
मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह करनी है। अच्छा, बच्चों पे एक बार फिर से हम आते हैं। क्या माता पिता का ओवर प्रोटेक्टिव बच्चों और युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है? वही तो नुकसान पहुंचा रहा है ना। प्रोटेक्शन होना चाहिए, और प्रोटेक्शन का मतलब आप किस तरह का प्रोटेक्शन चाहते हैं? जैसे हर तरह का, जैसे हम बात करें, अगर मैं बात करूं, जैसे बच्चे को धूल में मिट्टी में नहीं खिलाऊं, या फिर इस तरह का भी प्रोटेक्शन, या फिर दूसरी चीजें अगर ऐसा देखा जाए तो दूसरे बच्चों से बात करना। हाँ देखो, या कैसे मैं आपकी उसको- बात समझ गया। वो आप बच्चों के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, तो बच्चों में प्रोटेक्शन देखो, धूल में खेलोगे, धूल मिट्टी में खेलेंगे तो उसके अंदर एक प्रकार का इम्यूनिटी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, कई प्रकार के हेपेटाइटिस नहीं होते अगर धूल में आपका बच्चा खेला होगा तो। मिट्टी में खेला होगा नहीं होंगे, बरसात में नहाया, शुरू से नहाया होगा तो नहीं होंगे। तो वो ज्यादा प्रोटेक्ट शहर में करते हैं, गांव में ऐसा कुछ नहीं है। गांव के लोग आज भी इतने प्रोटेक्टिव नहीं है। बच्चा खेल रहा है तो खेल रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, धूल मिट्टी कीचड़ गोबर सबके साथ खेलते रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। गांव से तो ज्यादा स्वस्थ, शहरों से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, और प्रसन्न भी रहते हैं। अच्छा, मोबाइल, सोशल मीडिया और गेमिंग क्या बच्चों को ज्यादा, मतलब कितना प्रभावित कर रही है आपके हिसाब से? बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है, बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, एज ए डॉक्टर, जो लीक से हटकर है, अपन युवाओं की बात कर रहे थे, अनुशासन की बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने बात करी, मैं चिकित्सा विज्ञान की बात में आता हूं। आजकल एक माएँ सबसे बड़ी गलती कर रही है, बड़ी से बड़ी गलती कर रही है। बच्चा दूध नहीं पीता है, मोबाइल रख देती है उसके सामने। वो बच्चा खेलता खेलता दूध पी जाता है, खेलता खेलता खा लेता है। ठीक, उसका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। तो वो सबसे बड़ी गलती है। अगर इस तरह की गलती करेंगे तो बच्चे में खाने के प्रति इंटरेस्ट जगेगा नहीं। बच्चे के अंदर जो खाने के समय जो हार्मोन्स पैदा होने चाहिए, जो एंजाइम बनने चाहिए, वो नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे का दिमाग तो उसमें है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर बच्चा रो रहा है और मोबाइल के बिना अगर होता है खाना तो ही नहीं मैं- खाता है, क्या कितने- उसको खाना नहीं दे? कितने दिन नहीं खाएगा? मानव की प्रक्रिया है, थोड़े दिन मत दो, रोएगा 2-4 दिन, फिर भूख लगेगी तो खाएगा अपने आप। तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस अपनाने का आप कह बिल्कुल रहे अपनाना है। कितने दिन नहीं खाएगा? नहीं खाएगा, भूख लगा, पक्का खाएगा, पक्का खाएगा। थोड़े दिन मत दो उसको, चिल्लाएगा, फिर खाएगा, कम खाएगा, लेकिन खाना चालू करने। हैं। अच्छा, 10 से 12 साल का जो बच्चा है वो मोबाइल पे बहुत गेम खेलता है, क्या पेरेंट्स को उसको रोकना चाहिए? बिल्कुल पक्का रोकना लेकिन चाहिए। मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि गेमिंग भी आजकल एक फील्ड है, ये भी एक करियर का ऑप्शन है कि मोबाइल गेमिंग में भी आजकल करियर बन रहे हैं, कंप्यूटर गेमिंग में भी करियर बन रहे हैं। तो देखो- क्या उसको वहां रोक देंगे तो क्या वो आगे? नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार की बात है। आप उसको एथलेटिक्स बनाओ, पारंपरिक गेम खेलवाओ। मोबाइल गेम और उससे कैरियर बनेगा, स्वास्थ्य नहीं बनेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। अगर आप वास्तव में उसका दिमाग डेवलप करना चाहते हो, उसका स्वास्थ्य डेवलप करना चाहते हो, उसको उसका स्किल सामने लाना चाहते हो, आप अपने बच्चे को सामने लाना चाहते हो, तो आप उसको पारंपरिक गेम खिलवाइए। उसको नदी है तो नदी पे ले जाए, जी। वहां तैरेगा वो, ग्राम में फुटबॉल मैदान कुछ भी खेलेगा बच्चों के साथ, भले कबड्डी खेले, उठक पटक खेले, लेकिन पारंपरिक खेल है। तो क्या उनमें चलो। सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखना सही है? सम्यक दूरी बनाओ, सम्यक दूर रखो तो अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर बच्चा उस पर चलता है तो वो फिर उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। पर ऐसा नहीं लगता कि आज के दौर में सोशल मीडिया का जितना चलन चल रहा है, अगर वो बच्चा सोशल मीडिया से दूरी बना लेगा तो पीछे हो जाएगा? ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं लगता। आज के दौर में तो जहर भी चल रहे हैं, इसलिए क्या है, खाना चाहिए अपने को। नहीं, लेकिन आजकल अगर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप आजकल प्लास्टिक चल रहा है, प्लास्टिक पर बैन, प्लास्टिक पर बैन। आप नहीं समझते प्लास्टिक नहीं रखना चाहिए? ठीक है, तो क्यों नहीं रखते? सोशल मीडिया भी एक ऐसा जहर है जो मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है। आप कुछ भी करो, जितना उस पर कम से कम चलोगे। अभिभावकों से मैं निवेदन करता हूं, जो सुन रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं, सोशल मीडिया जितना कम से कम आप देखोगे, आपके बच्चे देखेंगे, उनका दिमाग का विकास, वो सोशल मीडिया पे नहीं रहेगा तो दिमाग दूसरी जगह लगाएगा वो, और अच्छी जगह लगाएगा। पर ऐसा सोशल नहीं है मीडिया घातक ही है भैया। पर सोशल मीडिया से कुछ बच्चे सीख रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब से टीचर्स का, दुनिया में कहीं भी बैठे टीचर्स से वो सीख रहे हैं। क्या सोशल मीडिया से वो अपने दूर बैठे किसी से बात कर रहे हैं? तो क्या सोशल मीडिया कनेक्टिंग की बजाय डिस्कनेक्ट कर रही है, ऐसा आपको लग रहा है? देखो, सीखना अलग बात है, लेकिन बात करने में कभी कभी नहीं लगता, वीडियो कॉल करके बहू अपने माँ को सब बताती है, ससुराल में झगड़ा हो जाता है। ये सोशल मीडिया का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी। ऐसे कुछ दोस्त क्या क्या बात करते हैं, आपको क्या पता? वीडियो कॉल कर रहे हैं आपके दोस्त, किससे बात कर रहे हैं? मैंने बोला ना, मैंने कहा सम्यक दूरी में सम्यक शब्द का उपयोग किया है जी। तो सम्यक दूरी बनाओ, एक मर्यादित उपयोग करो उसका, लेकिन बहुत ज्यादा उपयोग घातक है। क्या खेल कूद या योग बच्चों को गुस्सा कम है उसके लिए उपयोगी है? बिल्कुल वही उपयोगी है।
अगर आक्रामक नहीं करना है, बच्चे को गुस्सा नहीं दिलवाना है, तो आप उसको योग करने की आदत डालिए, उसको खेलने की आदत डालिए। मतलब फिजिकल एक्टिविटी से उसका फिजिकल एक्टिविटीज करेगा तो वो लोगों से मिलता रहेगा, दोस्त बनते रहेंगे उसके, उसकी जो एनर्जी है, जो आक्रामकता है, वो गेम में निकल जाएगी। दिमाग में उसके अंदर जो आक्रामक भरा हुआ है ना, किसी के प्रति क्या है, दुनिया को बच्चा जैसे आता है ना विद्यालय से या कॉलेज से, तो उसके दिमाग में बहुत से आक्रामक विचार आते हैं। अगर वो खेलने चला जाएगा, अगर वो योग करेगा, तो वो सब चीज उसके दिमाग से निकल जाएगी। बिल्कुल, अगर वो खेलेगा तो गुस्सा शायद बैट बॉल पे निकाल लेगा, किसी और पे निकालने की बजाय। क्या ज्यादा अनुशासन बच्चों की आजादी नहीं छीन रहा है? आजादी कैसी चाहते हो आप? आजादी, बच्चा ये आजाद कि भाई मैं तेरे को आजाद कर दूं, किसी को आजाद कर जैसे दूं। उसको कुछ करना है, पर आप कहें कि मतलब माता पिता कहते हैं कि बेटा ये मत कर, नहीं ये नहीं करना, अपने को ये नहीं करना, या कुछ कर रहा है तो नहीं आप गिर जाओगे, ऐसा नहीं करना है। क्या ये उसकी आजादी को भी छीन रहा है या उसके आगे बढ़ने की क्षमता को भी रोक नहीं रहा है? नहीं, आगे बढ़ने की क्षमता, आजादी, देखो हर चीज अलग अलग है, इसमें आजादी की बात नहीं है। माता पिता को चिंता नहीं। आप बड़े बच्चों की बात कर रहे हो, छोटे बच्चों की बात कर रहे हो? मैं हर तरह से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रोथ है वो छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक दोनों जगह हो रही है। देखो आजादी है ना, आजादी शब्द आपका है। अगर आप बच्चा साइकिल चला रहा है, अकेला साइकिल चलाएगा तो देखते रहो, उसको वॉच करते रहो कहीं टकरा नहीं जाए। आजादी किसको बोलते हैं? बिना आपको पता है वो चला गया साइकिल लेकर और किसी से दुर्घटना कर बैठा, तो वो गलत आजादी है। आपके सामने साइकिल चलाए कोई बात नहीं, आपके सामने वो सीढ़ी पर चढ़े कोई बात नहीं, आपके सामने स्विमिंग पूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको बिना पूछे चला गया और उसके साथ दुर्घटना हो गई। स्वच्छंदता, आजादी और स्वच्छंदता, उसमें फर्क है। देखो स्वच्छंद मत होने दो बच्चों को, हर चीज अपने माता पिता से, अपने बड़ों से पूछ कर करे वो। बिल्कुल। क्या बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और दिन भर चला रहे हैं, फिर भी उसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो क्या मोबाइल गलत है इसमें? अरे भैया, जो चीज गलत है वो गलत है। अब जब कभी विज्ञान ये कह देगा कि मोबाइल की रेस से उसकी आंखें खराब हो गई, ठीक है, बार बार मोबाइल देखने से उसके एंजाइम देन नहीं बन रहे, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, या उसका कोई पार्ट्स उसका खराब हो गया, तब आपको पता चले जो चीज गलत है वो गलत है ना। अच्छे नंबर ला रहे, कोई मेरी बात सुनो, कोई गुंडा है, ठीक है, लेकिन वो अच्छा लॉ जानता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अच्छा है। जो चीज गलत है वो गलत है। तो आपके हिसाब से स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? कम से कम, जितना आप कम से कम कर सको, उसका कोई टाइम नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल आदमी है, दिन भर स्क्रीन पर रहता है, कोई बात नहीं। अगर आप कोई पढ़ रहा है, सीरियसली अगर वो पढ़ रहा है तो ठीक है। क्या अगर कोई बच्चा मोबाइल दिन भर चला रहा है और फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और वो अव्वल है अपने क्लास में, तो इसमें क्या मोबाइल को दोष देंगे? देखिए, जो चीज गलत है वो गलत है। स्क्रीन टाइम क्यों ज्यादा दे? आपको बाद में पता चले, कोई डॉक्टर कहे आपको साहब मेरे बच्चे की नजर कमजोर हो गई, आप मेरे पास आए, मैंने चेक किया, मैं कहूंगा भाई बच्चे की ऐसी क्या है, इस उम्र में नजर कैसे कमजोर हो गई? आपको के साथ दिन भर मोबाइल देखता है, ठीक है जी, आंखें कमजोर होना, फिर दिन भर अगर वो स्क्रीन टाइम रहता है, उसके पाचक एंजाइम नहीं बनेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन बराबर नहीं होगा, कोई ना कोई ऐसी बात उसके अंदर निकल कर आएगी जो उसके लिए गलत होगी। नंबर लाना अलग बात है, मोबाइल चलाना या इस तरह के सोशल मीडिया पर रहना अलग बात है। तो जो चीज गलत है वो गलत ही है, उसको आप किसी भी पैमाने पर सही नहीं ठहरा सकते। गलत मतलब गलत। अच्छा, जो ये पॉडकास्ट माता पिता देख रहे हैं, आप उनको ऐसे एक कोई बात बताइए जो वो आज घर ले जाए और इससे कुछ परिवर्तन आ सके। मैंने पहले भी कहा, इस पॉडकास्ट का हेडिंग ही ये था, बच्चों में, युवाओं में घटता अनुशासन और बढ़ता आक्रोश। तो आप अपने बच्चों को वॉच करते रहिए, उनके साथ रहिए। बच्चे आपकी फसल है, आपकी ही फसल नहीं, बच्चे पूरी दुनिया की फसल है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके अच्छा नागरिक बनाओ, उनके साथ समय दो, उनके व्यवहार पर, अच्छे व्यवहार पर, बुरे व्यवहार पर आप वॉच करते रहो। समय समय पर जरूरत पड़े तो एक अच्छे डॉक्टर से काउंसिल भी करते रहो, लेकिन आप बच्चों के दोस्त ऐसे बनिए कि आप उनके विचारों को पढ़ सको। अच्छा, कोई 20 साल का बच्चा है, तो अगर वो पॉडकास्ट देख रहा है तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 20 साल का बच्चा पॉडकास्ट देख रहा है, तो मैंने जो चीजें बोली, एक ही बात में मैं बोलता हूं, भैया 20 साल के बच्चे, युवा, आप अपने विचार से सोचना, दूसरों के विचारों पर मत चलना। आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, दोस्ती करो तो अच्छे दोस्तों से करना। सोशल मीडिया का उपयोग बहुत कम करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, किताबें ज्यादा पढ़ो। अगर आप कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छे बनना चाहते हो,
अपना और अपने माता पिता का, गांव का, गुरुजनों का, सबका नाम रोशन करना चाहते हो तो पढ़ो। 20 साल का बच्चा है, आपको केवल पढ़ना है भाई। अभी आपको कोई भारत की सेना में थोड़ी भेज रहे हैं हम, आपको पाकिस्तान से या किसी देश से लड़ाई थोड़ी करनी है उसको। अभी तक उसको मेन मोटो है पढ़ो, तो खाली पढ़ को भैया। अच्छा, आने वाले 10 वर्षों में भारत के बच्चे और युवाओं का भविष्य आप कैसे देखते हैं? ये भी एक प्रश्न है। आने वाले 10 वर्षों में देखो, यही हाल चलता रहा तो युवाओं में से आधे पागल हो जाएंगे। ठीक है जी। पागल से मेरा बोले ये नहीं कि पत्थर मारेंगे, लेकिन उनकी मनोदशा बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। हमको ऐसे चाहिए कि हम आप अपने पारंपरिक रोजगार की तरफ भी ध्यान देना होगा मित्र। मैं आपको बता रहा हूं, यही दौर चलता रहा, हर आदमी एक ही के पीछे चलते रहे तो अब जॉब कम है, बेरोजगारी ज्यादा है। परंपरागत जो आपकी जो जॉब है, जो आपकी पीढ़ियां करती रही है, आप उसमें भी स्किल डेवलप करिए ना। अंबानी और परिवार वो कहाँ पैसों वाला था, लेकिन उनका था बिजनेस करना, तो उसमें आगे बढ़ गए। ऐसे कई ऐसे अपने उदाहरण मिल जाएंगे आपको जो परंपरागत बिजनेस में भी बहुत अच्छे। जी, अभी कुछ दर्शकों का द्वारा हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऑडियंस क्वेश्चंस जो हैं। हाँ जी पूछिए। बच्चे बात नहीं मानते, क्या करें? बच्चे बात नहीं मानते हैं, क्या करें? उनको समझाओ ना, उनको समझाओ, धीरे से समझाओ, प्रेम से समझाओ, मान जाएंगे। क्या बच्चों को मारना या थप्पड़ मारना सही है? नहीं, समझाना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी हो। देखिए मेरी बात सुनो, अनुशासन की बात आती है ना, जी। तो कभी कभी थोड़ा सा उनको धमकाना जरूरी है, मारामारी करने की जरूरत मैं नहीं समझता। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसे कैसे प्रेरित करें? पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पहले तो उसका जिसमें मन लगता है उसी तरह प्रेरित करो, फिर धीरे धीरे उसको समझाओ। पढ़ाई ही सब कुछ है आज के युग में, उसको समझाना जरूरी है। धीरे धीरे पढ़ाई ही आज के युग में सब कुछ है, तो वो धीरे धीरे समझ जाएगा। एक प्रश्न है, किशोरावस्था में माता पिता सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? किशोरावस्था में माता पिता सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि उस पर पूरा कि बच्चे पर विश्वास कर लेते हैं। विश्वास करना चाहिए, लेकिन वॉच करते रहो कि वो क्या कर रहा है, अपना समय किसके साथ दे रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज वो गतिविधियों में संलग्न है। युवाओं में बढ़ते नशे और गलत संगत को कैसे रोका जा सकता है? यह बहुत जरूरी प्रश्न है आपने। आज मैं समझता हूं पूरे पॉडकास्ट का निचोड़ है यहां पर, जी। क्योंकि इस चीज की शुरुआत ही यहां से होती है। नशा, आपने बोला बढ़ता नशा, नशाखोरी और इस तरह के कैसे बढ़े, तो बच्चों के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए, जैसा कि अपन ने पहले भी कहा है। बच्चों के आने जाने का समय, बच्चों के साथ बात करिए। इन चीजों को आप समय रहते अगर आप उसको संभाल लोगे। अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, आज की चर्चा का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति या पीढ़ी को दोष देना नहीं है, ठीक है। हम सभी समाज की जिम्मेदारी है बच्चों युवाओं को एक बेहतर वातावरण दे, जिससे परिवार में संवाद, समाज में संवेदनशीलता, युवाओं में अनुशासन हो, तो हम सब एक बेहतर भविष्य की ओर जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। और दोस्तों, आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, बच्चों को सिर्फ सुविधाएं नहीं बल्कि हमारा संवाद और सही दिशा भी चाहिए। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और खासकर माता पिता को तक जरूर पहुंचाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।